नमस्ते दोस्तों अगर आपका नौकरी से पीएफ काट रहा है, पीएफ के साथ साथ ईपीएस का पेंशन के लिए भी रुपया काट रहा है, इसी ईपीएस पेंशन आपको कितना रुपया मिलेगा, कैसे आप खुद ही निकल पाएंगे, मैं वही आज बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ बुद्धो। आपको यही बताना चाहता हूँ, पैसे की सही इस्तेमाल से पैसे की कीमत बढ़ता है, जिंदगी में खुशियाँ आ जाता है और इस खुशियाँ में मानी से हानि चैनल आपका साथ है। दोस्तों, ईपीएस पेंशन आप खुद कैसे निकल पाएंगे, उसी को बताने से पहले दो चीज आपको बता देता हूँ। बात ऐसा है, एज 58 से ईपीएस पेंशन मिलता है। मान लीजिए किसी ने 2019 में नौकरी छोड़ा है, लेकिन उनका उम्र 2025 में 58 हो रहा है, तो मतलब 2025 से उनको पेंशन मिलेगा। अगर 2019 में उनका 58 हो रहा है तो 2019 से उनको पेंशन मिलेगा। और इस पेंशन पाने के लिए और एक कानून है, सर्विस ईयर मिनिमम 10 साल होना चाहिए। 10 साल से कम साल किसी ने नौकरी किया है तो उनको ईपीएस में जितना पैसा जमा है वो रुपया वापस मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो का एंड में आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कैसे आपका पेंशन कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो समझने के लिए इस वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा। अब आता है कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसमें नियम ऐसा है, लास्ट 5 साल का एवरेज सैलरी निकालना पड़ता है। उसी लास्ट 5 साल का जो एवरेज सैलरी होगा, उसी से जितना साल सर्विस किया है उसी को गुना करने से जितना आएगा, उसी को 70 से डिवाइड करके जो निकलता है वही पेंशन होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। मान लीजिए किसी का लास्ट 5 साल में से 2 साल उनका सैलरी 10,000 था और 3 साल 12,000 था, तो 10,000 को 2 साल का जो 24 महीना है 24 से गुना करना पड़ेगा। गुना करने से हो रहा है 2,40,000। और 12,000 का जो 3 साल, इसको 36 से गुना करना पड़ेगा। गुना करने से हो रहा है 4,32,000। तो 2,40,000 और 4,32,000 टोटल करने से हो रहा है 6,72,000। इसी 6,72,000 को 5 साल का 60 महीना से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने से हो रहा है 11,200। इसी 11,200 उनका हो रहा है लास्ट 5 साल का एवरेज सैलरी। इसी लास्ट 5 साल का एवरेज सैलरी से उनका सर्विस ईयर को गुना करना पड़ेगा। इसी सर्विस ईयर में जो आप गुना करेंगे, एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनका सर्विस ईयर 20 साल या 20 साल से ज्यादा होगा तो 2 साल उनको बोनस दिया जाएगा। मतलब 20 साल अगर सर्विस किया है तो 2 साल ऐड करके हो रहा है 22 साल। लेकिन अगर 35 साल या 35 साल से ज्यादा सर्विस ईयर होगा तो मैक्सिमम 35 साल ही पकड़ा जाएगा, 2 साल बोनस नहीं मिलेगा। तो मान लीजिए इसी केस में मैं 20 और 2 साल पकड़ के 22 साल से गुना कर रहा हूँ। 11,200 से 22 गुना करने से आ रहा है 2,46,400। इसी को अगर 70 से डिवाइड करेंगे हो रहा है 3,520। इस 3,520 होगा उनका पेंशन। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। अब आता है एक कानून का हिसाब से एक नया कैलकुलेशन। अगर किसी का लास्ट 5 साल का एवरेज सैलरी 15,000 से ज्यादा हो चुका है तो उसके लिए क्या कानून समझ लीजिए। सितंबर 2014 से जो नियम है, उनका एवरेज सैलरी अगर 20,000, 30,000, 50,000 जितना भी चाहे हो जाए, उसी को मैक्सिमम पकड़ा जाएगा 15,000। मतलब मैक्सिमम एवरेज सैलरी 15,000 ही पकड़ा जाएगा। 2014 से पहले सितंबर 2013 से लेके अगस्त 2014 तक इस मैक्सिमम एवरेज सैलरी का नियम था 6,500। अगर किसी ने 2018 साल में नौकरी छोड़ रहा है तो उनके लिए 2013 साल भी पकड़ना पड़ेगा। तो 2013 साल का 6,500 और 2014 से लेके 2018 4 साल के लिए 15,000 पकड़ना पड़ेगा। पकड़ के उनका एवरेज सैलरी निकालना पड़ेगा। कैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। 6,500 का एक साल मतलब 12 महीना, 6,500 को अगर 12 से गुना करेंगे हो रहा है 78,000।
और 15,000 का 4 साल मतलब 48 मंथ से गुना करेंगे तो हो रहा है 7,20,000। इसी 7,20,000 और 78,000 जोड़ने से हो रहा है 7,98,000। इसी 7,98,000 को 5 साल का 60 महीना से डिवाइड करेंगे तो 5 साल का एवरेज सैलरी हो रहा है 13,300। तो इसी 13,300 से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए उनका 5 साल का एवरेज सैलरी इसी हिसाब से हुआ है 13,300 और सर्विस ईयर मान लीजिए 23 प्लस 2 करके 25 ईयर्स पकड़ के हो रहा है 25। तो 13,300 को 25 से गुना करेंगे तो आ रहा है 3,32,500। इस 3,32,500 को अगर 70 से डिवाइड करेंगे तो हो रहा है 4,750। तो इसी 4,750 रुपया का पेंशन उनको मिल जाएगा। लास्ट एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए किसी ने 2019 का एंड में नौकरी छोड़ा है तो उनके लिए 2013 का जो 6,500 का हिसाब था वो हिसाब नहीं आएगा। तो उनके लिए कैलकुलेशन और ज्यादा आसान हो जाएगा। जो कानून है जो लास्ट 5 साल का एवरेज सैलरी मैक्सिमम 15,000 पकड़ना पड़ेगा। अगर किसी का सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो 15,000 पकड़ने से क्या कैलकुलेशन आ रहा है देख लीजिए। 15,000 लास्ट 5 साल का एवरेज सैलरी, इसमें सर्विस ईयर मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ मान लीजिए 35 साल, क्योंकि 35 साल से ज्यादा सर्विस साल नहीं पकड़ना चाहता है। तो 35 से अगर गुना करूंगा तो आ रहा है 5,25,000। तो इसी 5,25,000 को अगर 70 से डिवाइड करूंगा तो आ रहा है 7,500। तो इसी 7,500 करके उनको पेंशन मिलेगा। दोस्तों अभी मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ जिससे इस पीएफ ईपीएस का पेंशन कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों कर्मचारी संगठनों का एक मांग को लेकर ईपीएफओ का बीच में काफी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रही है। कर्मचारी संगठनों का मांग ऐसा है अभी मैक्सिमम एवरेज सैलरी का जो लिमिट 15,000 उसी को हटाना पड़ेगा। हटा के जिस समय रिटायर करेगा उस समय का लास्ट मंथ का जो सैलरी आएगा उसी हिसाब से पेंशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। मान लीजिए किसी का रिटायर का टाइम में लास्ट मंथ का सैलरी था 50,000 रुपया। इसमें कैलकुलेशन ऐसा होगा 50,000 इंटू सर्विस ईयर मान लीजिए 35 साल, 35 से गुना करेंगे तो हो रहा है 70,50,000। इसी को 70 से डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 25,000 पेंशन। किसी का सैलरी इससे भी ज्यादा होगा तो पेंशन भी इससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन बात ऐसा है पेंशन ज्यादा दिलाने के लिए पीएफ ईपीएस का जो फंड का कॉर्पस है उसी को भी बढ़ाना पड़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा देखिए, वर्तमान का जो नियम है उसमें मैक्सिमम लिमिट 15,000 का 8.33% मतलब 1,250 रुपया मैक्सिमम ईपीएस पेंशन फंड में जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लीजिए किसी का सैलरी 50,000 रुपया, 12% एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का जो 6,000 रुपया वो पीएफ में जाएगा और 50,000 का 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो 6,000 रुपया होता है उसी 6,000 में से मैक्सिमम 1,250 रुपया ईपीएस पेंशन फंड में जाता है और बैलेंस रुपया पीएफ में जाता है। वो कैसे बढ़ेगा बोल रहा है जितना रुपया का सैलरी आएगा उसी हिसाब से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मतलब 50,000 का 8.33% हो रहा है 4,135 रुपया। उसी 4,135 रुपया ईपीएस पेंशन फंड में जाएगा और बैलेंस रुपया पीएफ अकाउंट में जाएगा। लेकिन ईपीएफओ इसी को मान नहीं रहा है। उनका कहना है इसी से पीएफ का हिस्सा काफी कम हो जाएगा। और दूसरा बात है इसी रेट से अगर पेंशन दिया जाएगा तो आने वाला दिनों में ईपीएस पेंशन फंड का कॉर्पस काफी कम हो जाएगा, जिससे आने वाला दिनों में कर्मचारी को पेंशन देना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्सपर्ट का कहना है अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी से एसेट एलोकेशन करके इक्विटी या डेट में डाल के अगर पेंशन फंड का कॉर्पस को ज्यादा बढ़ा पाएगा तो ज्यादा पेंशन देना मुश्किल नहीं होगा। इसमें मैं आपको एक बता रहा हूँ, सरकार का एक पेंशन स्कीम
नेशनल पेंशन सिस्टम में इसी हिसाब से एसेट एलोकेशन करके इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट में रुपया डाल के ज्यादा पेंशन दे रहा है। वैसे अटल पेंशन योजना बोल के जो एक पेंशन स्कीम है उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके पेंशन दे रहा है। इसी से हम लोग आशा में जरूर रह सकता हूँ। हो सकता है आने वाला दिनों में ईपीएफओ भी ऐसे ही एसेट एलोकेशन करके इक्विटी और डेट में इन्वेस्ट करके ईपीएस पेंशन फंड का कॉर्पस ज्यादा बढ़ा के सबको ज्यादा पेंशन दिला पाएगा, जिससे हम लोग जो सोच रहा है उससे भी ज्यादा पेंशन हो सकता है आने वाला दिनों में सभी पीएफ वालों को मिलेगा।